बदकिस्मती से ये देखा गया है कि करीब 10,000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें एसएमए किसी एक को हो सकता है। इसमें जो उसके गर्दन के मसल्स हैं, पीठ के मसल्स हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है, वह कार्य नहीं कर सकते हैं। जो टाइप 1 है वह जनरली शुरू में ही पता चल जाता है, टाइप 2 का पता बाद में चलता है। टाइप 1 बहुत ही घातक बीमारी है। वैसे बच्चे जिनको कि एसएमए टाइप 1 है वह जिंदगी का दूसरा जन्मदिन कभी नहीं मना पाते। गरीब लोग तो समझ ही नहीं पाते, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, समझ में नहीं आता किस कारण से मृत्यु हुई। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चित बीमारी है वो बीमारी जो 10 महीने के आयांश को हो रखी है। बीमारी का नाम है एसएमए और बीमारी का इलाज है 16 करोड़ का एक इंजेक्शन। आज हम डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह के साथ बैठे हैं जो कि बिहार के एक बहुत ही जाने माने हड्डियों के विशेषज्ञ हैं, एक सर्जन हैं जो हमें खास तौर पर इस बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, समझाएंगे कि ये शरीर को किस तरीके से जर्जर कर देती है, मौत तक की स्थिति क्यों आ जाती है और इसका उपचार जो है वो इतना ज़्यादा महंगा आखिर क्यों है। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है एसएमए, ये होती क्या है? एसएमए है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जी। बदकिस्मती से ये देखा गया है कि करीब 10,000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें एसएमए किसी एक को हो सकता है। कारण जो है वह जेनेटिक की मैं बात करता हूँ तो कोई एक बच्चा है, उसको जीन जो है वह माता से भी मिलती है, पिता से भी मिलती है। अगर माता या पिता में किसी एक को भी ये प्रॉब्लम है, वह अगर डोमिनेंट है तो वह बच्चे को जाके अफेक्ट कर सकती है और बच्चे में वो जाके वो जीन जब डैमेज करती है तो वो मसल और नर्व वीक हो जाते हैं। वह मसल और नर्व जब वीक होंगे तो वह कार्य नहीं करेंगे। जो आयांश की बात हम कर रहे हैं वह बदकिस्मती से वह उसी बीमारी से एसएमए से ग्रसित है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से। इसमें जो उसके गर्दन के मसल्स हैं, पीठ के मसल्स हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है, वह कार्य नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग जानते हैं, एक छोटा बच्चा 3 महीने के बाद गर्दन को संभालने लगता है। माता पिता सब देखते हैं कि अपना बच्चा उनका 3 महीने के बाद अपने गर्दन को संभालता है, 6 महीने के बाद वो बैठने लगता है और उम्र के साथ फिर वो खड़ा होना करता है या चलने लगता है। जब ऐसी बीमारी होगी तो यह सारी प्रक्रिया लेट हो जाती है और गर्दन नहीं संभलता। हो सकता है 3-3 साल तक उसका गर्दन ऐसे से झूलता रहे। और जब मसल में प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं वो मसल बाद में नर्व्स के थ्रू सेंसेशन अपने सांसों को भी नहीं देगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब हमने अयांश के माता पिता से मुलाकात की थी तब हमें ये पता चला कि 2 वर्ष की उम्र से पहले ये इंजेक्शन लग जाना चाहिए, नहीं तो बच्चा बच नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? जो एसएमए की बात हम करें, जो टाइप 1 है वह जनरली शुरू में ही पता चल जाता है, टाइप 2 का पता बाद में चलता है। टाइप 1 बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें कि अगर वह मसल काम नहीं कर रहा है तो वह तो शुरू में गर्दन को सपोर्ट नहीं करता है, पीठ को सपोर्ट नहीं करता है। धीरे धीरे वह मसल और नर्व्स जो है वो सांस के फेफड़ों को भी ढंग से सहयोग नहीं देते, वह सांस की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और देखा यह गया है कि वैसे बच्चे जिनको कि एसएमए टाइप 1 है वह जिंदगी का दूसरा जन्मदिन कभी नहीं मना पाते, उनकी मृत्यु उसके पहले हो जाती है। इसलिए अगर दवा देनी है तो वह पहले देनी है, बाद में तो बच्चा बचेगा ही नहीं, तो उसको दवा देने का समय ही नहीं मिलेगा कभी देने का। माता पिता अपने बच्चों में इस बीमारी के लक्षण की पहचान कैसे करते हैं? यह बीमारी जो है अगर बहुत अच्छे ढंग से साइंटिफिक बेसिस में उसको चला जा रहा है तब बच्चा जो माता गर्भवती होती है तो प्लाज्मा के प्लेसेंटा के थ्रू इसकी जांच करके प्रथम 10 हफ्ते में इसको पता लगाया जा सकता है। दूसरा होता है एमनियोसेंटेसिस, मींस जो हमारा यूट्रस है उसमें एक नीडल डाल के फ्लूइड को निकाला जाए तो 16 हफ्ते तक जब महिला गर्भवती रहती है उस समय उसको निकाल के जीन स्टडी किया जाए तो पता चल जाएगा इस बच्चे को यह बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बदकिस्मती से हमारे भारतवर्ष में बहुत कम लोग इसके लिए जाते हैं या जांच कराना चाहते हैं।
इसलिए हमारे यहाँ बच्चों का जन्म हो जाता है तब पता चलता है, जब वह बच्चा 3 महीने के बाद भी गर्दन को नहीं संभाल पाता, वैसे ऐसे हिलते रहता है, जिधर भी लटक जाता है, या पीठ को वो बैठ नहीं पाता है 6 महीने 7 महीने के बाद, तब इसका पता ज़्यादा चलता है। अथवा नहीं तो जब बच्चा चलने वाली अवस्था में, खड़ा होने की अवस्था में आता है, तब पता चलता है। एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि इस बीमारी का जो इलाज अब तक हम लोगों को पता है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगता है, तो ये इस बीमारी का जो उपचार है वो इतना महंगा क्यों है? इस बीमारी का जो एक उपचार वो बताया जा रहा है वो है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वह 16 करोड़ का सिंगल इंजेक्शन है, जिसको कि आपको बच्चे के 2 साल होने से पहले दे देना है। वो एक ही कंपनी बनाती है, नोवार्टिस, और इसका महंगा होने का कारण यही है कि शायद बहुत कम इसके मरीज हैं जो कि डायग्नोज हो पाते हैं समय से, और बहुत कम इसका इलाज दिया जा सकता है। इसलिए इस बीमारी के लिए जो दवा बनाई गई है वह सिंगल इंजेक्शन है, जो 16 करोड़ रुपए की आती है। वह यूएस में उपलब्ध है, उसको वहाँ से मंगाना पड़ता है। बहुत कम इसका उपयोग होता है, क्योंकि पहले तो बीमारी का पता ही नहीं चलता है। गरीब लोग तो समझ ही नहीं पाते, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, समझ में नहीं आता किस कारण से मृत्यु हुई। जब इसका पता लगा लेते हैं तब इसका इलाज के बारे में बताया जाता है, तो 100 में 99 लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण इसका इलाज नहीं होता है। तो बहुत कम इसका उपयोग हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा उपयोग होगा तो धीरे धीरे यह इंजेक्शन सस्ता होगा। लेकिन खुशी की बात एक और आई है, अभी इसी वर्ष एक नई दवा का इजाद हुआ है जो रॉश कंपनी ने लाया है। वह ओरल फॉर्म में है, वह मुंह से दिया जा सकता है, उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वह मुंह से दिया जा सकता है। लेकिन फिर दुर्भाग्य यह है, वह भी करीब 15 करोड़ की दवा है। उसको मुंह से वो देने से वो बच्चा धीरे धीरे करके मांसपेशियाँ उसकी डेवलप हो जाती है, मसल्स और नर्व्स दोनों डेवलप होते हैं, और बच्चा ठीक हो सकता है। एक अहम सवाल मैं हमारे सारे दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगी कि आप एक बार उन्हें समझाएं कि ये जो बीमारी है ऐसे में वो शरीर को धीरे धीरे बीमार कैसे करती है, उस हद तक कि शरीर पूरे तरीके से काम करना बंद कर देता है और एक बच्चे की जान चली जाती है। जो मैंने बात की स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ब्रेन से जितने भी हमारे सेंसेशन हैं जो मस्तिष्क से शुरू होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए नीचे जाते हैं, और वहाँ से वह शरीर के सारे जगहों पे नर्व के थ्रू उसको मैसेज दिया जाता है। अगर वह 2 तरह का नर्व्स होते हैं, एक मोटर नर्व होता है जो मांसपेशियों के लिए होता है, जो कार्य कराता है। जरा मेरा मस्तिष्क बोला कि उंगलियों को चलाना है तो चलाने लगा, मेरा मस्तिष्क बोला कि आंखों को बंद करना है तो बंद करने लगा, मेरा मस्तिष्क बोला सांस को लंबा खींचना है तो मैं लंबा खींच लिया, सीधा बैठ गया, झुक के बैठ गया। ये मस्तिष्क बताता है और नर्व उसको बताता है, मोटर नर्व को, ये करने के लिए। अगर वहां से वह नर्व उसको नहीं बताएगा तो मेरे उंगलियों को नहीं मालूम है कि इसको मुड़ना है, क्योंकि नर्व ने उसको नहीं बताया कि ये काम करना है, तो मुड़ेगा नहीं। उसी तरह उसको नहीं मालूम है गर्दन को सीधा रखना है, तो गर्दन ऐसे लटक जाएगा, ऐसे लटक जाएगा, पीठ ऐसे उकड़ूपन हो जाएगा, जिधर भी ग्रेविटी होगी, गुरुत्वाकर्षण होगा, उधर वो झुक जाएगा। और वही नर्व जो है हमारे डायफ्राम को भी संचालित करता है, जो कि फेफड़ों को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करेगा। अगर डायफ्राम अपने आप ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, जिसको पंपिंग बोलते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं करेगा, तो सांस मरीज नहीं ले पाएगा, और धीरे धीरे करके उसकी सांस बंद हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अयांश के लिए, जिस इंजेक्शन के लिए अभी पूरे बिहार में उसके माता पिता की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरीके से लाइव सिटीज़ की टीम लगातार आपको वीडियोस दिखा रही है और आपसे अपील कर रही है कि आप भी उस 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए अपनी तरफ से योगदान दें। अब आप उस बीमारी को जब बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो आप आगे आएंगे और अयांश को बचाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर से लाइव सिटीज़ की पूरी टीम की तरफ से आपसे बस अयांश की मदद करने के लिए गुहार लगाना चाहूँगी, और यही उम्मीद रखूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखने वाले लोग आगे आकर उसके लिए कुछ योगदान अवश्य करेंगे। अयांश से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।